हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि मैम इस पे वीडियो जरूर बनाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है अगर आप एक अकाउंटेंट है या ऑडिटर है। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है? फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब एट द ईयर एंड आपको अपने बुक्स को क्लोज करना है। जो बुक्स में प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए एज पर जीएसटी लॉ, टीडीएस लॉ, आरओसी के हिसाब से, वो आपको कंप्लाई करना है। प्लस आपको जैसे बुक्स मेंटेन करना चाहिए, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी है। आपका जो फर्म है या कंपनी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्सपेंसेस बढ़ी है घटी है, क्या रीजन है, कहाँ फंड जो है वो ब्लॉक हो रहा है। तो ये एक तरह से क्लोजर ऑफ अकाउंट्स है, ताकि आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन मिल सके, बैलेंस मिल सके, पोजीशन मिल सके, प्रॉफिटेबिलिटी आप डिटरमाइन कर सके। इस वजह से ही किया जाता है। अगर आप डे टू डे बेसिस पे ये जो बातें हैं जो मैंने एक्सेल शीट में लिख रखी है अगर परफॉर्म करते हैं तो एक प्रॉपर ओवरव्यू निकल के आता है। प्लस कंप्लायंसेस जो है वो आप अच्छे से कर पाते हैं, जिस कारण आपको लेट फीस, पेनल्टीज वगैरह चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि क्या कंप्लायंसेस हमें करनी है, क्या देखना है एज एन ऑडिटर या एज एन अकाउंटेंट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसा लगा। ये पार्ट 1 है, हम जल्द ही पार्ट 2 रिलीज करेंगे। आप जरूर कमेंट कीजिए पार्ट 2 आपको रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, ताकि हम जल्द कर पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम से, जो हमारा पार्ट 1 है। सबसे पहले बात आती है जनरली क्या देखा जाता है, व्हाट जनरल थिंग्स वी सी। सबसे पहले सपोर्टिंग, प्रॉपर सपोर्टिंग है या नहीं है। जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो ऑब्वियसली उसका सपोर्टिंग होना चाहिए, तो वो है या नहीं। प्रॉपरली सैंक्शन, जो भी आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो सैंक्शन कर रहा है हर एक एक्सपेंसेस को, वो आपको देखना है। प्रॉपर बाइफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है वो आपके पीएल या ट्रेडिंग को हिट करना चाहिए, राइट। और जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपको बैलेंस शीट को हिट करना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस साल का खर्चा या इनकम इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो नेक्स्ट डे ऑफ पेमेंट हो रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड, जो भी डायरेक्टर है, पार्टनर्स या प्रोप्राइटर है, उनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड ना हो। कंपेयर विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से हमें एक्सपेंसेस कंपेयर करने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कितना एक्सपेंसेस बढ़ गया है, ठीक है, और क्या रीजन है वो एक्सपेंसेस बढ़ा है, कैसे हम उसे कम कर सकते हैं अगर अननेसेसरी है तो। अगर हमें डिपार्टमेंट को जस्टिफिकेशन देना पड़े तो हमारे पास एक प्रॉपर सपोर्टिंग रहे, प्रॉपर पता रहे हमें क्यों ये एक्सपेंसेस बढ़ा। प्रॉपर बाइफिकेशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अगर आपको प्रॉपरली डिटरमाइन करना है तो एक प्रॉपर बाइफिकेशन होना चाहिए। जैसे फैक्ट्री रेंट, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और मेरा जो ऑफिस रेंट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो एक प्रॉपर बाइफिकेशन हमें देखना है। कैश पेमेंट इन अ सिंगल डे एक्सीडिंग 10,000 टू अ सिंगल पार्टी, तो डिसअलाउंसेस हो सकता है हमारा खर्चा अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं 10,000 से ऊपर इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पार्टी, तो ये ध्यान रखना है कि कैश में पेमेंट ना हो सिंगल डे और सिंगल पार्टी को, ताकि हमारा जो खर्चा है वो डिसअलाउड ना हो। अब बात करते हैं सबसे पहली बात रेंट के बारे में। रेंट में हमें क्या क्या देखना है, तो ये शीट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया हुआ है प्रॉपर, जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। रेंट, TDS under section 194I has been deducted at the rate 10% or 2% if limit cross 2,40,000। अगर आपका इन ईयर लिमिट क्रॉस कर रहा है 2,40,000 तो आपने TDS काटा हो।
रेंट पे। तो टीडीएस का क्या सेक्शन है रेंट का, हम जरा देखते हैं यहाँ पे। इट्स 194I। 194I जो रेंट है आपका, अगर थ्रेशोल्ड 2,40,000 से ज्यादा है इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग, तो प्लांट एंड मशीनरी के केस में आपको 2% जो है टीडीएस काटना है, और लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स के केस में आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये आपको देखना होगा कि क्या 2,40,000 से ज्यादा हो रहा है या नहीं, तो पूरे अमाउंट में यू नीड टू डिडक्ट। अब बात करते हैं रेंट में नेक्स्ट चीज की, आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो ITC has been claimed if conditions satisfy under section 16 of CGST Act। देखिए सेक्शन 16 बताता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जानी चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को, रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए और आपके टू बी में अपीयर होना चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी आपको आईटीसी मिलेगा। तो आपको देखना है कि सारी कंडीशन फुलफिल है या नहीं। इन केस ऑफ एवरी एक्सपेंसेस तब आपको आईटीसी क्लेम करना है। प्रॉपर बाइफिकेशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही है ऑफिस रेंट और फैक्ट्री रेंट, एक प्रॉपर बाइफिकेशन होना चाहिए। बुकिंग ऑफ रेंट इफ रिलेट्स टू करंट ईयर पेड नेक्स्ट ईयर, अक्रूवल बेसिस हमें फॉलो करना है। रेंट की प्रोविजन एंट्री हमें करना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। अगर आपका नेक्स्ट ईयर जो है रेंट पेमेंट हो रहा है लेकिन अभी आपको इस साल का खर्चा है तो इसी साल बुक करना होगा। नाउ बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें ध्यान से फॉलो करनी है। सैलरी टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। अगर किसी एम्प्लॉय का जो भी टैक्सेबल लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है और उसके पास रेलिवेंट डिडक्शन वगैरह नहीं है, तो आपको देखना है कि क्या टीडीएस 192 में कटा है या नहीं। as per applicable slab has been calculated। तो आप किस स्टेट में हो उस हिसाब से आपको देखना है कि आपके सैलरी पे कितना पी टैक्स एप्लीकेबल है। तो मैं वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हूँ, तो वेस्ट बंगाल का अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका 10,000 तक ग्रॉस सैलरी है तो प्रोफेशनल टैक्स कुछ नहीं लगता है। 10,000 से ज्यादा 15,000 तक है तो आपको 110 रुपया प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करना है पर मंथ के बेसिस पे। 15,000 से क्रॉस कर रहा है 25,000 तक है तो 130 रुपया, 25,000 को क्रॉस कर रहा है 40,000 तक तो 150 रुपया, और 40,000 के पार हो रहा है तो 200 रुपया प्रोफेशनल टैक्स है। तो पी टैक्स का कंप्लायंसेस हुआ है या नहीं हुआ है वो हमें देखना है। अब बात करते हैं पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल और नॉट। क्या पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? क्या आपको पीएफ ईएसआई काटना था या कंट्रीब्यूट करना था, ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पर जॉट डाउन है पीएफ कब एप्लीकेबल होता है और ईएसआई जो है वो कब एप्लीकेबल होता है। ESI scheme is applicable to all factories and other establishment as defined in the act with 10 or more person employed। 10 या 10 से ज्यादा अगर person employed है और monthly wage does not exceed 21,000, monthly wage 21,000 से ज्यादा नहीं है तो उन employees का ESI जो है वो डिडक्ट होगा। एम्प्लॉयर का शेयर भी रहेगा, एम्प्लॉय का शेयर भी रहेगा। एम्प्लॉयर का शेयर होता है 3.25% ऑफ द सैलरी एंड एम्प्लॉय का शेयर 0.75%। ईपीएफ की बात करूं तो ईपीएफ की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फैक्ट्री पे जो 20 या 20 से ज्यादा पर्सन एम्प्लॉय कर रहे हैं, या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट में जो 20 या 20 से ज्यादा पर्सन जो है वो एम्प्लॉय कर रहा है। व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन? पीएफ कंट्रीब्यूशन बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है, 12% कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर का 3.67% पीएफ में और 8.33% ईपीएफ में पेंशन स्कीम में जाता है, और 0.5% इज द 0.5 इज द एडमिन चार्जेस एंड ईडीएलआई's कंट्रीब्यूशन अकाउंट में आपका 0.5%।
तो ये आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है. सो यू नीड टू चेक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इस पे पीएफ ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है. अब बात करते हैं बुकिंग ऑफ सैलरी रिलेट्स टू करंट ईयर पेड इन नेक्स्ट ईयर. बुकिंग हो जानी चाहिए सैलरी की अगर आप नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर रहे हो लेकिन आपका इसी साल का खर्चा है तो अक्रूवल बेसिस. नाउ बात करते हैं इंश्योरेंस की. इंश्योरेंस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कार हो गया, हेल्थ हो गया, लाइफ स्टॉक, गो डाउन, फायर. तो किसी किसी का क्रेडिट जो है हमें नहीं मिलता है और किसी किसी का क्रेडिट मिलता है. तो ब्लॉक क्रेडिट इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस. अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉक क्रेडिट का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. तो ब्लॉक क्रेडिट है हेल्थ, लाइफ और कार इंश्योरेंस में. क्रेडिट हैज बीन बुक्ड इन केस ऑफ अदर इंश्योरेंस लाइक स्टॉक गो डाउन. अगर स्टॉक गो डाउन की हम बात करें तो क्रेडिट मिलता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 16. बाइफर्केशन बिटवीन प्रीपेड एंड पोस्टपेड. अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है हमारा वो हमें देखना है. सपोज कीजिए 1/8/2020 से लेकर 1/8/2021 तक कोई इंश्योरेंस वैलिड है. हमारा फाइनेंशियल ईयर जनरली 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक होता है. तो 1/8 से 31 मार्च 2021 का जो खर्चा है वो जो है वो इस साल को बिलोंग करता है और बाकी का जो खर्चा है वो इस साल के लिए पहले से पेड हो चुका है, प्रीपेड है. तो ये बाइफर्केशन बहुत जन करना भूल जाते हैं. ये बाइफर्केशन हमें करना बहुत आवश्यक है. ओके, अब बात करते हैं ऑडिटर रेम्यूनरेशन के बारे में. ऑडिटर जो है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है चेक करता है. ऑब्वियसली आफ्टर यू फाइनलाइज द सेम फ्रॉम योर एंड तो ऑडिटर रेम्यूनरेशन बुक हो जाना चाहिए, प्रोविजन एंट्री मार देनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है. अब बात करते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस के बारे में. लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस पे दो चीज हमें ध्यान देनी है. एक तो टीडीएस 194J में डिडक्ट होना चाहिए 10% के हिसाब से अगर इन बुकिंग 30,000 से ऊपर हो रही है. तो हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी का अगर होता है 30,000 से ज्यादा तो 194J में आपको 10% के हिसाब से टीडीएस काटना है. तो फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, सम पेड और पेबल टुवर्ड्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 30,000 देन 2%. अगर 30,000 एक्सीड कर रहा है तो 2% आपको काटना है इन केस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज. In case of royalty 2%. In case any other case like auditor हो गया या lawyer हो गया या कोई और केस हो गया तो आपको 10% टीडीएस काटना है. तो ये आपको ध्यान रखना है. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉयर को हम पेमेंट कर रहे हैं कोई भी लीगल फीस रिलेटेड तो हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ध्यान रखना है. दैट इज द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट. तो ये ध्यान रखना है कि आरसीएम मैंने बुकिंग करी है या नहीं की है अगर हम किसी लॉयर को पेमेंट कर रहे हैं तो. अब बात करते हैं कैरेज आउटवर्ड के बारे में या कैरेज इनवर्ड के बारे में. इस केस में आरसीएम लाइबिलिटी बुक होना चाहिए 5% के केस में. अगर सामने वाला जीएसटी में ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारे पर लाइबिलिटी आती है 5% जो है आरसीएम में पेमेंट करने की. तो ये हमें ध्यान रखना है. अगर हम फ्रेट पेमेंट कर रहे हैं तो 5% जो है आरसीएम में पेमेंट कर रहे हैं या नहीं. अगर आपने अभी तक मेरे जीटीए की वीडियो नहीं देखी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की आरसीएम पे तो आप जरूर देखिए, लिंक पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें दिया है. पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्सीडिंग 35,000 हैज नॉट बीन मेड इन कैश. जनरली 10,000 से ऊपर अगर आप कैश में खर्चा कर रहे हो इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पार्टी तो आपका डिसअलाउड होता है. लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर द लिमिट इज बिट हायर. लिमिट इज 35,000. 35,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको फिर वो डिसअलाउड हो जाएगा खर्चा. तो वो ध्यान रखना है. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. 12 महीना की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है वो बुक हो जाना चाहिए 12 मंथ्स का. ऐसे आपको देखना चाहिए कि 12 महीना हुआ है या नहीं. कंपेयर इट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कंजम्पशन कितना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का और आपका एक्चुअल में खर्चा कितना है पिछले साल से आप कंपेयर कर सकते हो. बाइफरकेट करना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में.
अगर आपका फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में शो होगा, ऑफिस रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। एडवर्टीजमेंट में आपको जो है टीडीएस अंडर सेक्शन 194C, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया एडवर्टीजमेंट, तो 194C में डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको देखना है। ओके, तो हम देखते हैं, जाते हैं हम टीडीएस एप्लीकेबिलिटी में। 194C कब एप्लीकेबल होता है, कितना रेट ऑफ टीडीएस है, हम देखते हैं। ओके, 194C is a payment to contractor or subcontractor। सिंगल ट्रांजैक्शन में 30,000 और एग्रीगेट ट्रांजैक्शन में अगर 1 लाख का लिमिट क्रॉस हो रहा है, सिंगली अगर 30,000 से ज्यादा है और एग्रीगेट में अगर 1 लाख से ज्यादा है, तो आप अगर HUF या इंडिविजुअल से सर्विस ले रहे हो तो उसका 1% टीडीएस कटता है। अदर देन HUF एंड इंडिविजुअल 2% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपको देखना है कि पर पर्सन आपका 30,000 सिंगल ट्रांजैक्शन में या एग्रीगेट में 1 लाख क्रॉस कर रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से आपको टीडीएस काटना होगा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योर लोन। चेक द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको देखना होगा, जो भी इंटरेस्ट का है वो अमाउंट देखने के लिए। प्रोविजन एंट्री हो सकता है, मार्च का इंटरेस्ट अप्रैल में आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका प्रोविजन एंट्री होना चाहिए। चेक वेदर पेमेंट इज मेड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट। ये जो खर्चा होता है ना इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन, ये आपको तभी अलाउड होता है जब आपने रिटर्न फाइलिंग डेट से इसका पेमेंट कर दिया हो, तभी आपको ये खर्चा अलाउड होगा एज पर सेक्शन 43B। इनकम टैक्स एक्ट भी यहाँ देखना है, तो आप जीएसटी एक्ट भी देख रहे हो, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एएस, सारी चीजें आप देख रहे हो इन केस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। सो 43B में बोलता है कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस व्हिच आर डिडक्टेबल इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आर डिडक्टेबल इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर only if they are paid before due date of filing the return of income of such previous year under section 139 subsection 1। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले ये सारे खर्चों की पेमेंट करी है, तभी इस खर्चों का आपका डिडक्शन मिलेगा। जैसे कोई टैक्स हो गया, ड्यूटी सेस हो गया, कोई फीस हो गया जो लॉ लेवी कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एसएफ, ग्रेचुटी फंड और रिकॉग्नाइज वेलफेयर फंड। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ में, स्टैट्यूटरी फंड में या ग्रेचुटी फंड में, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तभी अलाउएबल है जब रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पेमेंट हो गई हो। बोनस या किसी को कमीशन मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो पेमेंट हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरिंग फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस फ्रॉम शेड्यूल बैंक। अगर हम शेड्यूल बैंक से कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट हमने पेमेंट कर दिया हो। लीव सैलरी, कोई इंडियन रेलवे का पेमेंट है फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट, तो आपको पेमेंट करना होगा तभी आपको अलाउ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आप अपने क्लाइंट को बता दीजिएगा कि जब आपका पेमेंट होगा तभी आपको अलाउंस मिलेगा एज पर सेक्शन 43B। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो मैं जहां ज्यादातर देखती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, कहीं कहीं इंटरेस्ट ही कैलकुलेट नहीं किया जाता है, कहीं कहीं मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। जो भी आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो वो इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो ये ध्यान रखिए कि आप रिलेटिव से या जिससे भी अनसिक्योर्ड लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट प्लस उसका टीडीएस अंडर सेक्शन 194A आपने काटा हो, ठीक है। अगर 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है तो 10% टीडीएस आपने काट लिया हो, तो ये ध्यान आपको रखना है। इंटरेस्ट की बुकिंग, प्रोविजन एंट्री और उसका टीडीएस। अब बात करते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस के बारे में। ये टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है? 12 मंथ्स एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली 12 महीने का एक्सपेंसेस आपने बुक किया है या नहीं किया है, यू नीड टू चेक, कंपेयर इट फ्रॉम प्रायर ईयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रास्टिक चेंज आ गया, बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको देखना है कि आप पर्सनल एक्सपेंसेस इसमें तो क्लब नहीं कर रहे हो, आपके नाम पे बिल है, वो आपको ध्यान रखना है कि बिल आपके नाम पे होनी चाहिए। चेक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस इफ एनी। अब बात कर रहे हैं हम डोनेशन के बारे में।
डोनेशन आप देते हो तो एक प्रॉपर रिसीट होना चाहिए, और आपको देखना होगा कि वो क्या 80G के डिडक्शन के लिए एलिजिबल है या नहीं। 80G जो है वो इनकम टैक्स के हिसाब से डिडक्शन आपको मिलता है अगर आप डोनेशन देते हो टू अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन। तो आप क्या 80G के लिए वो इंस्टीट्यूट जो है वो है वैलिड है या नहीं, वो अपन को चेक करना है। नाउ बात करते हैं मोटर कार एक्सपेंसेस। ये जो है ना, इस हेड में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। सबसे पहली गलती कि आप क्रेडिट ले लेते हो मोटर कार का। बहुत जन देखती हूँ मैं, मोटर कार का इंश्योरेंस करा रहे, रिपेयर करा रहे, मोटर कार खरीद रहे हैं, उसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो वी शुड नॉट टेक क्रेडिट, वी कैन नॉट टेक क्रेडिट इन केस ऑफ मोटर कार। मोटर कार का रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का हमने क्रेडिट ना लिया। दूसरा चीज, अगर हम किसी का रेंटिंग किया है मैंने मोटर व्हीकल का, तो आरसीएम में पेमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी चेक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं आरसीएम इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए, मैं जरूर प्रोवाइड करूंगी आपको वीडियो। तो एक जनरल आइडिया मैं देना चाहती हूँ कि ब्लॉक क्रेडिट देखना है आपको, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रेंटिंग। अगर आप रेंट अ कैब सर्विस ले रहे हो तो वो भी ब्लॉक्ड है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। चेक वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट बुक एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक कर रहे हैं, तो वो बुक नहीं करें आप। चेक वेदर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जनरली 194C में कोई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो 194C में आपको देखना होगा टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है 30,000 के ऊपर तो आपको टीडीएस काटना है। अग्रीगेट ट्रांजैक्शन है एक पर्टिकुलर पार्टी से 1 लाख से ऊपर तो आपको टीडीएस काटना है। वो डिपेंड करता है, एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में 1% है, अदर्स के केस में 2% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली सैलरी के साथ साथ कुछ कुछ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होता है। कभी पिज्जा मंगा लिया, कभी चाय मंगा लिया, समोसा मंगा लिया, तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर हम जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं, वो जीएसटी लगा के दे रहा है, तो हम क्रेडिट ना ले ले, क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस पे क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम डेप्रीसिएशन के बारे में। तो 2 तरह का एक्ट है जो डेप्रीसिएशन पे लगता है, एक इनकम टैक्स एक्ट, एक कंपनीज एक्ट। अगर आप एक कंपनी है तो आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रीसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है, और अगर आप अदर देन कंपनी है तो आप पे इनकम टैक्स एक्ट लग जाता है। उस बेसिस पे आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या सही से कैलकुलेट हो रहा है डेप्रीसिएशन, जो भी एप्लीकेबल रेट्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बेसिस डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट यू नीड टू चेक। तो मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए दिया है डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो जनरली अगर न्यू एडिशन होता है, कोई भी नया आप एसेट खरीदते हो, 180 दिन से ज्यादा अगर पुट टू यूज है तो आपको पूरा डेप्रीसिएशन मिलता है, दैट इज 15%। अगर 80 दिन से कम पुट टू यूज है तो आपको आधा रेट मिलता है। ओके, अगर 15% डेप्रीसिएशन है तो 7.5%, 40% है तो 20%, अगर ओपनिंग में है तो पूरा रेट आपको मिल जाता है। ठीक है, डेप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट मैंने एक शीट आपको दिया है आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर दो। एज पर कंपनीज एक्ट लाइफ के अनुसार जो है डेप्रीसिएशन मिलता है। तो ये आप शीट देख सकते हो, आप प्रॉपरली देख सकते हो और इससे हेल्प भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। डेप्रीसिएशन के बाद सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, बहुत जन सिक्योरिटी सर्विस भी लेते हैं, तो उस केस में आरसीएम होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज। तो आपको देखना है, अगर आप सिक्योरिटी का सर्विस ले रहे हो, सिक्योरिटी पर्सनल हायर कर रहे हो, तो क्या आपने आरसीएम में पेमेंट करा है या नहीं किया है, और टीडीएस काटा है या नहीं 194C में। तो ये हमें देखना है।
अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम के बारे में। इंटरेस्ट इनकम अगर आपके पीएल में आ रहा है तो सबसे पहले आप देखिए उसका टीडीएस रिसीवेबल 26 एएस में, 26 एएस में आपको देखना चाहिए कि कितना टीडीएस कटा है आपका, कितना आपका टीडीएस रिसीवेबल है। चेक इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कोई भी बैंक ने आपको एफडी पे इंटरेस्ट दिया तो वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है। नाउ प्रोफेशनल टैक्स एक तो एम्प्लॉय का होता है, एक तो एम्प्लॉयर का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। तो एंटिटी प्रोफेशनल टैक्स कंप्लायंस आपको देखना है। मैं आपको बता देती हूँ प्रोफेशनल टैक्स एंटिटी का कैसे होता है। 5 लाख से 7,50,000 तक प्रोफेशनल टैक्स 300 है। 7,50,000 अगर आपका टर्नओवर है, उससे अबव अगर आपका टर्नओवर है 25 लाख तक है तो 600 रुपए आपका प्रोफेशनल टैक्स है। 25 लाख से ज्यादा है, 50 लाख तक है तो 1,200 रुपया, 50 लाख से ज्यादा है तो 2,500 रुपया आपका प्रोफेशनल टैक्स है। तो यू नीड टू सी द प्रोफेशनल टैक्स कंप्लायंसेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। हर साल ट्रेड लाइसेंस का खर्चा लगता है, तो वो है मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका कंप्लायंस हुआ है या नहीं, वो चेक करना है। आरओसी कंप्लायंस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक कंपनी है, क्या आरओसी का कंप्लायंस हो रहा है, क्या बोर्ड मीटिंग प्रॉपर्ली हो रही है, एजीएम हो रहा है, एओसी 4 वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है, यू नीड टू चेक दैट एज वेल। सो गाइज इफ यू वांट अ वीडियो ऑन आरओसी कंप्लायंस, आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर प्रोवाइड करूंगी आरओसी कंप्लायंस पे वीडियो। ठीक है, तो यहां तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया कि मैम ये सारे एक्सपेंसेस जो रेकरिंग नेचर के हैं, इसमें हम लोग को ये सारी चीजें चेक करनी है। जो आपको ये शीट भी मिल जाएगा ताकि आप अपने रेफरेंस के लिए इसे यूज कर सको। अब हम सीधा चलते हैं टैली में। टैली में मैंने एक डमी डेटा लिया है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या इन्होंने इशू किया है, क्या गलत है इनका जो ये सही कर सकते थे, और कैसे इन्होंने कंप्लायंस किया है, वो थोड़ा डिस्कस हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बारे में। इन्होंने इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में थोड़ा मैं अंदर जाऊं तो इसमें इन्होंने चाय पानी करवाया है, तो अगर इन्होंने स्टाफ को चाय पानी कराया तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस सही नहीं लग रहा मुझे। बाइफिकेशन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कर सकते हैं या ऑफिस एक्सपेंस कर देंगे तो बेटर रहेगा। तो ऐसा इनका पेटी कैश से एक्सपेंस हुआ है, तो आपको पहले तो देखना है कि प्रॉपर्ली ऑथराइज है या नहीं। ठीक है, एज एन ऑडिटर, और ये प्रॉपर हेड में क्लासिफाई है या नहीं है। अब बात करते हैं फाइनेंस चार्ज के बारे में। इंटरेस्ट पेमेंट देखते हैं इनका, तो इनका कैश क्रेडिट में जो इंटरेस्ट है आप स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं चेक करूं तो अनसिक्योर्ड लोन का इन्होंने 12% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करा है, तो ये आप देख सकते हैं। टीडीएस भी इन्होंने डिडक्ट किया होगा, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन है। देखते हैं टीडीएस इन्होंने काटा है या नहीं काटा है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन था प्रियंका अग्रवाल करके था, उधर जाते हैं और F2 करते हैं। A20M21 पीरियड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टीडीएस काटा गया है। टीडीएस का रेट उस टाइम 7.5% था क्योंकि कोविड का टाइम था, अभी 10% है रेट, तो इन्होंने इंटरेस्ट काटा है, सॉरी टीडीएस काटा है, दैट इज गुड। और इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन भी दिखाया है 12% के हिसाब से। अब जाते हैं लीगल एंड कंसल्टेंसी फीस में। एक बार लीगल एंड कंसल्टेंसी फीस को इन्होंने बाइफरकेट किया है, जो अनरजिस्टर्ड पार्टी से इन्होंने खरीदा है, जो भी सर्विस लिया है, प्लस जो रजिस्टर्ड पार्टी से लिया है उसको इन्होंने बाइफरकेट किया है। जो भी सेंट्रल टैक्स वगैरह है ये आप देख सकते हैं, बाइफरकेशन हुआ है इसका, तो ये दैट इज गुड, इन्होंने बाइफरकेट किया है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हम अभी देख रहे नहीं है। मोटर कार एक्सपेंसेस में मैंने एक जगह इनका देखा था, अगर मैं देखूं मोटर कार एक्सपेंसेस जो है इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस दिया है इस केस में। इधर मैं अगर जाऊं
तो इन्होंने बजाज एलियांज से जो है इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, तो डायरेक्ट इन्होंने सिंपल लिख दिया है मोटर कार एक्सपेंसेस टू कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो एंट्री इन्होंने की है ना, ये मुझे सही नहीं लग रही कि आप डायरेक्ट कर दिया। इसमें उन्होंने ब्लॉक क्रेडिट जो है कुछ बुकिंग नहीं किया है, जो भी बजाज आलियांज से उन्होंने लिया था। तो ये एंट्री जो है अगर ऐसे करते ब्लॉक क्रेडिट का, मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर अकाउंटिंग में, एक बार मैं जाती हूँ इसमें, आपको मैं डिस्प्ले डे बुक में जाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने एक एंट्री मारी है, तो ऐसे बुक होना चाहिए। मोटर कार इंश्योरेंस 12,000, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ऐसे बुक होना चाहिए। और मोटर कार इंश्योरेंस में अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं और नीचे जाऊं, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करूं, तो यहाँ पर आपका इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, ये इन एलिजिबल है, राइट। तो यहाँ पर यस होना चाहिए। तो आपका फायदा क्या होता है ना, कि बहुत अकाउंटेंट नहीं करते। मोटर कार को बुक कर दिया, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को बुक कर दिया। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप 3B में जाओ, जीएसटीआर 3B में अगर आप जाओगे, मैं पीरियड आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप जाओगे एलिजिबल आईटीसी में, तो आपको यहाँ पर इन एलिजिबल फॉर आईटीसी दिखता है। 2160 जो इन एलिजिबल फॉर आईटीसी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन एलिजिबल आईटीसी रिफ्लेक्ट हो। बाइफरकेशन तो आपने कर दिया, लेकिन एक और एंट्री आपको पास करना है। क्या एंट्री आपको पास करना है वो हम देखते हैं कि कौन सी एंट्री जो है हमें पास करनी चाहिए। और एक और एंट्री कि मोटर कार एक्सपेंस को आपको वापस से बढ़ाना होगा और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को आपको क्रेडिट करना होगा, क्योंकि एक्चुअल में आपका इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपका एक्सपेंस है। आपने बाइफरकेट इसलिए किया था ताकि आपके इन एलिजिबल आईटीसी में रिफ्लेक्ट हो। तो ये जो है ये आपको शो करना होगा ऐसे, जिस कारण आपका पीएल में पूरा हिट कर रहा है। 14,160 जो है पूरा आपका पीएल में हिट कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक इट इज क्लियर कि ऐसे एंट्री मारना है। वापस से हम फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में पीएल में जाते हैं और पीरियड चेंज करते हैं A20 से M21। तो ये एक मेरे को लगा इन्होंने सही नहीं किया मोटर कार एक्सपेंस में। और दूसरी चीज प्रीपेड और पोस्टपेड का जो भी है, प्रीपेड एक्सपेंस और जो प्रीपेड नहीं है उसका बाइफरकेशन करना था, जो उन्होंने नहीं किया। रेट्स एंड टैक्सेस की बात करें तो लाइसेंस फीस जो है इन्होंने लाइसेंस फायर लाइसेंस का फीस पेमेंट किया है, और आपने ट्रेड लाइसेंस का फीस जो है वो पेमेंट किया है। तो ये सारी खर्चे का पेमेंट हुआ है। टेलीफोन चार्जेस मैंने देखा है 12 मंथ्स का प्रॉपर्ली बुक है। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में अगर हम जाएं तो आरसीएम का खर्चा जो है इन्होंने किया है। अगर यहाँ पर मैं देखूं, कंट्रोल एंटर मार के और सेट ऑल्टर स्टैट्यूटरी डिटेल्स में यस करूं, तो यहाँ पर आप देखोगे जीएसटी सेट ऑल्टर डिटेल्स में जाके कि इन्होंने आरसीएम को यस किया है। तो आरसीएम जो है सिक्योरिटी सर्विसेज में प्रॉपरली शो हुआ है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आप देख सकते हैं, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस की प्रोविजनिंग हुई है। यहाँ पर ऑडिट फीस की बुकिंग हुई है जो एट द ईयर एंड बुक होनी चाहिए। कमीशन पे हुआ है, कमीशन पेमेंट पे जो है टीडीएस काटा गया है 194H में, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि 194H में टीडीएस कट रहा है। टीडीएस का प्रॉपर बाइफरकेशन हुआ है, डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई है। सिंस ये कंपनी नहीं है तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें इज प्रॉपरली मेंटेन्ड हियर। तो ऐसे आपको चेक करना है कि क्या सही से हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट अक्रू किया गया है जो लास्ट महीने का, और टीडीएस रिसीवेबल की एंट्री भी मारी गई है। ठीक है, तो अक्रू हुआ है इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट उन्होंने किया है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अदर्स
जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसका भी इन्होंने डिटेल दिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो हुई है। खाली एक दो चीजें जो है प्रॉपरली नहीं हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसे एक एक अकाउंट जाके, मैंने एक डेमो ही आपको दिखाया था कि कैसे करना है। तो आपको एक एक चीज चेक करनी है कि एज पर लॉ जो मैंने एक्सेल शीट में दिखाया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, हुआ है या नहीं हुआ है, दैट यू नीड टू चेक। तो गाइज होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल था। अगर यूजफुल था तो जरूर लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मैं तभी प्रोवाइड करने वाली हूँ अगर आप लिखते हो कमेंट बॉक्स में दैट यू वांट पार्ट 2। थैंक यू सो मच गाइज। होप हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है। ये जो एक्सेल शीट है आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।